नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात, और ये ख़ास इसलिए आज इंतहाई ख़ास है क्योंकि देश भर के अंदर 2024 के इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई हैं और देश भर के अंदर चुनावी रैलियां हो रही हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर जो इंतहाई अहम रियासत है, ये कहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहाँ पर इस वक्त है, इस पर पूरी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमें समय दिया है देश के गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। सर, बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू मैं शुरू करूंगा चूँकि जम्मू कश्मीर टॉप प्रायोरिटी पर है। जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे होंगे, देश भर के लोग आपको देख रहे होंगे। जब हम 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं, जब एक मेजर चेंज और बड़ा डिसीजन लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद विपक्ष जितनी भी जम्मू कश्मीर की है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। ऐसी क्या उपलब्धियां हैं जो 5 अगस्त के बाद आज आप कहने के लिए होंगे कि हाँ, मैंने जम्मू कश्मीर के लिए ये चीज़ें की हैं, ये मेजर चेंज और डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए, सबसे पहली बात, धारा 370 के गलत प्रकार के फायदे जम्मू कश्मीर की जनता को और मुख्यत्वे घाटी के अवाम को समझाकर एक भ्रांति फैला गई थी, वो भ्रांति ध्वस्त हो गई। एक बात हमेशा कही जाती थी कि धारा 370 समाप्त होते ही जम्मू कश्मीर की संस्कृति, भाषा, एक वजूद खत्म हो जाएगा। 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी आज भी कश्मीरी है, कश्मीरी भाषा का भी महत्व बना है, कश्मीरी खान पान का भी महत्व बड़ा है, और कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट आज यात्रियों से भरे हुए हैं। तो एक जो हुआ फैलाया गया था, धारा 370 जाने से हजारों लोग कश्मीर में आ जाएंगे, कश्मीरियत खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। और मैं कश्मीर की जनता को फिर से कहना चाहता हूँ कि इस देश में ढेर सारे राज्य हैं। गुजरात में आज भी गुजरातियों का अपना एक कल्चर है, बंगाल में आज भी बंगालियों का अपना एक कल्चर है, महाराष्ट्र में आज भी मराठियों का एक अपना कल्चर है। कहीं पर धारा 370 नहीं है। ये देश ही इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि हजारों प्रकार की संस्कृतियाँ, हजारों प्रकार की बोलियाँ, सैकड़ों बोलियाँ, सैकड़ों संस्कृतियाँ एक साथ अपना सह अस्तित्व बनाते हुए भारत का कल्चर बनाए हुए हैं। और मुझे आनंद है कि आज जम्मू कश्मीर की जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आड़ में अलगाववादी विचार को एक विचारधारा बनाकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर घसीट दिया गया, जिसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया। और जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज़्यादा युवा विगत 4 दशक में मारे गए। आज जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, 2 दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है, पत्थरबाजी लगभग नहीं, जीरो हो चुकी है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है, जनता का पैसा जनता के पास पहुंच रहा है, पठानकोट की नाका परमिट समाप्त हो चुकी है। 33 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम रात्रि के शो में भी सिनेमा में पिक्चर का लुत्फ उठा रहे हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है और G20 का आयोजन दुनिया भर के लोग कश्मीर में होते हुए बदलाव को देखकर गए हैं। तो बहुत समय के बाद, लगभग 35 साल के बाद, जम्मू कश्मीर की जनता आज शांति का माहौल का अनुभव कर रही है, विकास इनके घर तक पहुंचा है, और आतंकवाद से आगे निकलकर हर घर तिरंगा हो, या फार्मूला 4 कार रेसिंग हो, या लाल चौक पर तिरंगा फहराना हो, अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख लोग का यात्रियों का आना हो, और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर एक साल में 2 करोड़ 10 लाख यात्री आना हो। ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में नए बदलाव की शुरुआत है। युवाओं को रोजगारी मिल रही है, और मैं आगे बताऊंगा हर व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिला है। गृह मंत्री साहब, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हमने देखा कि 1980s के बाद एक मेगा रैली हुई
और पहली बार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से पूरे कश्मीर जोन से लोग श्रीनगर आए और प्रधानमंत्री को देखने और सुनने आए। जिस तरीके की विशाल रैली वहाँ पर हुई है, क्या वो विशाल रैली अब भाजपा का बैकबोन बन रहा है वहाँ पर? क्या उस तरीके का व्यवस्था है कि वो सारा कुछ अब बीजेपी थॉट में ट्रांसफ़र और नेशनल ट्रांसफ़र? देखिए, हमारा उद्देश्य कभी नहीं है कि बीजेपी सियासी तरह से इमीडिएट मजबूत हो जाए। हमारा उद्देश्य यही है कि ये तीन पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, ये तीनों परिवारवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोका है, लोकतंत्र को नीचे पहुंचते तक रोका है। आज तक आज़ादी के इतने सालों तक, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे। 30,000 से ज़्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई। हमारा सियासी मकसद कोई नहीं है, हमारा मकसद यही है कि जनता अपने भले में कौन है इसको जाने। और मोदी जी के, आप जो कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी भीड़ आई है, ये भीड़ सिर्फ मोदी जी को देखने नहीं आई, एक प्रकार से नए जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी का धन्यवाद करने आई है। क्या हम ये माने कि ये जो लोग आए थे, जो भीड़ आई थी, ये अब ईवीएम्स में भी दिखेगी, कमल के फूल खिलेंगे वहाँ से? मैंने कहा ना, हमारा ये लक्ष्य ही नहीं है कि घाटी में इमीडिएट सफलता मिले। हम धैर्यपूर्वक घाटी के सभी मतदाताओं के बीच में हमारी जगह बनाएंगे, धीरे धीरे कर कर हमारा संगठन खड़ा करेंगे, और जब इनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे तो कमल भी जरूर खिलेगा। मगर मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि तीनों परिवारवादी पार्टियों को इस चुनाव में घाटी की जनता जरूर बाहर का रास्ता निकालेगी, अपने नुमाइंदे खुद चुनेगी, और जिन्होंने अब तक पाकिस्तान की भाषा बोली है, ये सभी को जवाब मिलेगा। जब हम बीजेपी की बात करते हैं, जो अब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देश भर में, दुनिया भर में इसका लोहा माना जाता है, तो इलेक्शन सामने है, एक टारगेट दिया गया 370 का बीजेपी की तरफ से, जबकि एनडीए 400 पार। स्ट्रेटजी क्या है, और ये 370 का क्या, ये जो मेजर एक डिसीजन हुआ था 5 अगस्त को, उसको रखकर ध्यान में ये सब? नहीं, इसको रखकर नहीं किया गया है। 370 एक अंक है। हालांकि ये बात जरूर है कि 370 से जम्मू कश्मीर में भी आज विकास हर घर तक परकोलेट हुआ है, खुशियाँ आई हैं, टूरिस्ट बढ़े हैं, टूरिज्म बढ़ा है, और देश भर में भी कश्मीरियों को अपनाने का, कश्मीर को अपनाने का एक जज्बा मजबूत हुआ है। कश्मीर पहली बार भारत के साथ एक रस होकर आज आगे बढ़ रहा है, इसका सभी को आनंद है जी। मगर एक आंकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के विजय की सीटों के लिए रखा गया है। स्ट्रेटजी क्या है इसमें, कि किस तरीके से ये? नहीं, स्ट्रेटेजी बड़ी स्पष्ट है। हमने देश को आगे बढ़ाया है, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया है, देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाया है, देश को सुरक्षित करा है, आतंकवाद पर नकेल कसी है, विदेश नीति का परचम पूरे दुनिया भर में लहराने का काम हुआ है। आज पूरी दुनिया में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है, एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर तक पहुंचा है। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपांसन और चुनावी सफलता, ये दोनों में बढ़ोतरी होना लाजमी है। तो मैं मानता हूं कि ये जरूर जनता हमें आशीर्वाद देगी। हम देख रहे हैं कि चुनाव सामने है, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा लक्ष्य दिया और कहा कि 2047 तक हमने एक विशाल और मेगा भारत की बुनियाद रखनी है, एक मजबूत भारत बनाना है। लेकिन विज़ाविज़ जब मैं जम्मू कश्मीर की ओर देखता हूं, तो जम्मू कश्मीर के लोग आज भी राह तक रहे हैं कि वो डेवलपमेंट और वो विकास उसी रफ्तार से हो जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों के अंदर हो रही है। एक तो इसमें कि अब चूंकि डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री इस पूरे मामले को देख रही है, विकास जम्मू कश्मीर के हवाले से, प्लान ऑफ स्ट्रेटजी क्या कुछ है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 58,000 करोड़ रुपए की 53 योजनाएं जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई, और लगभग 21,000 करोड़ की 9 योजनाएं लद्दाख के लिए बना गई। अब तक 53 योजनाओं का 45,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले हर साल प्रतिवर्ष 1175 किलोमीटर रोड बनता था, आज 8,000 से ज़्यादा किलोमीटर रोड बनता है। कहाँ 1100 किलोमीटर, कहाँ 8,000 किलोमीटर। प्रधानमंत्री आवास योजना में
19 के पहले तक सिर्फ 24,000 आवास थे, अब 1,45,000 जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को आवास मिल चुके हैं। घर में नल का कनेक्शन पहले 5.75 लाख परिवारों के पास था, आज 14.30 लाख परिवारों को घर में नल से जल पहुंच चुका है। 100% कश्मीरियों के पास आज घर में नल से जल आ रहा है और आज पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को लगभग 83 लाख कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का दर्द हो, मर्ज हो, 5 लाख तक का पूरा इलाज मोदी जी का फ्री ऑफ कॉस्ट का वादा आज जमीन पर पहुंचा। किसी भी कश्मीरी को 5 लाख तक अपने पॉकेट से 25 पैसा भी नहीं निकालना है। आज भारत सरकार पूरा उनके इलाज का काम देख रही है। ये ढेर सारी योजनाएं हैं, चाहे रोजगार की हो, चाहे महिलाओं की हो, ढेर सारी योजनाएं वहां तक पहुंची हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत सारे काम हुए हैं। ठीक है, अब जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 2-3 बार इस बात को दोहराया और 5 अगस्त के बाद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी को कम करना है। क्या आपको लगता है कि इन 5 सालों में जब से 5 अगस्त 2019 का डिसीजन हुआ है, कोई मेजर ब्रेक थ्रू इसमें हुआ कि दिल्ली की भाई ये रैली ही ब्रेक थ्रू है। आज़ादी के बाद मतलब आतंकवाद दहशतगर्दी बढ़ने के बाद 85 के बाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर की इतनी सफल रैली नहीं हुई। मैं भी कई बार गया हूँ, बारामूला जाकर मैं रैली कर आया। जिस प्रकार से अवाम उत्साह के साथ मोदी जी का स्वागत कर रही है, चाहे वो जम्मू हो चाहे घाटी हो, वो बताता है कि दिलों की दूरी कम हो चुकी है और देश भर से लोगों को, यात्रियों का वहाँ पहुँचना एक बड़ा अच्छा संकेत है। ये जो पॉलिटिकली नरेट किया जा रहा है वहाँ पर विपक्ष की तरफ से कि दिल्ली की दूरी पर कोई काम नहीं किया गया, दिल्ली अभी भी बहुत दूर है और रिमोट से चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, इसका इमीडिएट जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के समय से जो कश्मीर को देखने की आदत पड़ी है वो बदलते बदलते देर हो जाएगी। मगर देश भर से जिस प्रकार से उद्योगपति वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी ही ये नज़रिया भी बदल जाएगा। ठीक है, हमसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने कहा कि ग्लोबल समिट का भी जिक्र किया, G20 का भी समिट का हमें बात सामने आई और आपने कहा कि G20 जैसा कामयाब समिट वहाँ पर हुआ है। अब जब G20 का समिट हुआ है तो क्या इससे युवाओं के रोज़गार के कोई दरवाजे खुल रहे हैं? देखिए, ढेर सारे दरवाजे खुले हैं। एक तो 34,000 सरकारी रोजगार का निर्माण हुआ है, लगभग और 10,777 लोगों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और 7.5 लाख लोगों को स्वरोजगार मिला है, जैसे मधुमक्खी पालन हो, खादी हो, पश्मीना का काम हो, सेब का प्रोसेसिंग हो। और मैं मानता हूं कि ये कभी भी 7.5 लाख लोगों को स्वरोजगार नहीं मिला है और ये जम्मू कश्मीर सरकार की साइट पर आपको उपलब्ध मिलेगा कि कितना रोजगार कहाँ मिला है। डायरेक्ट रोजगार लगभग 16,000 दे चुके हैं, इनडायरेक्ट रोजगार 5,000 से ज़्यादा हुआ है और प्रस्तावित निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट पूरा आने के बाद 4 लाख युवाओं को रोजगारी मिलेगी। पहले रोजगार की कल्पना केवल और केवल टैक्सी ड्राइवर था। आज सारे होटल हमने एडवर्टाइज निकाल दिया है, सारे होटल प्राइवेट होंगे। सिर्फ घाटी में 60 होटल नए प्राइवेट बड़े बनेंगे, जिससे आने वाले यात्रियों को अच्छी रहने की सुविधा मिलेगी और कश्मीर के युवाओं को नौकरी के रोजगार की। पहले लाइसेंस 1,000 टैक्सी के थे, अब लगभग 10,000 लोगों को लाइसेंस दे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। पिछले 4 वर्षों में 90,000 करोड़ का निवेश का इरादा आया है, मतलब MOU हुआ है। 2022-23 में 2100 करोड़ का निवेश हो चुका है, 23-24 में 2400 करोड़ का निवेश हो चुका है और मैं मानता हूं कि सबका इन टोटो देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का वहां आना, निवेश, टूरिज्म। 14-15 में जम्मू कश्मीर का GDP 1 लाख करोड़ था, सिर्फ 1 लाख करोड़, और 2023 में 1 लाख करोड़ से बढ़कर 2,23,000 करोड़ हुआ है। 2.25 गुनी बढ़ोतरी GDP की हुई है। जब GDP बढ़ता है
तो उसी का आउटकम रोजगार होता है। दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री इसका इंटरप्रिटेशन कर पाएगा कि जीडीपी बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट से, जीडीपी से ही रोजगार भी बढ़ता है। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों सचिन तेंदुलकर आए वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे अपने तरीके से पोस्ट किए। फिर फार्मूला रेस भी हमने पहली बार देखी जम्मू कश्मीर में होती हुई है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जो मेगा चेंजिंग इमेज हमारे सामने है, इन्हें आप कैसे कंसोलिडेट करेंगे, इन्हें आप कैसे समेटेंगे कि कैसे इसको देखा जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा बदलाव पर्यटन से नापा जाता है। जब वहाँ शांति होती है तो ही पर्यटक आते हैं। कश्मीर की जनता के साथ देश के सभी हिस्सों की जब इंटीग्रिटी ठीक होती है तभी पर्यटक आते हैं। 2023 में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए और 250 करोड़ का निजी निवेश सिर्फ टूरिज्म सेक्टर के आया है। 75 नए ऑफबीट स्थलों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदला गया है। डल झील पर वितस्ता महोत्सव मनाया गया, क्रूज बोट का शुरुआत हुआ। और मैं आपको कहता हूँ, मोदी 3 में 5 साल के बाद मैं कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, डल झील जो कभी एंक्रोचमेंट के लिए जाना जाता था, वो डल झील दुनिया की सबसे खूबसूरत झील बनेगी। टैटू ग्राउंड को हम बहुत बड़े अम्यूजमेंट के लिए बदल रहे हैं। हम हाउस बोट की नीति लेकर आए हैं। हम घरों के अंदर पर्यटकों को रखने के लिए होम स्टे की नीति लेकर आए हैं। वेब सीरीज और फिल्मों की शूटिंग के लिए नीति लेकर आए हैं। ये सभी नीतियों से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। यानी कुल मिलाकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि टी को रिप्लेस किया टी ने, टेररिज्म को रिप्लेस किया टूरिज्म ने, आपका मानना है कि अभी कुछ तो शुरुआत की है, आने वाले दिनों में और भी कुछ होगा और आहिस्ता आहिस्ता करके ये बदलाव आने वाले दिनों में भी दिखेगा। लेकिन बड़ा जी, कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूँ कि 2-3 साल के बाद आप टैटू ग्राउंड देखिएगा, गुलमर्ग देखिएगा और डल झील देखिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि कश्मीर का फ्यूचर क्या है। मोदी सरकार ने ये सब के लिए प्लानिंग कर रखा है। डल झील का दुनिया के सबसे आकर्षक झील में परिवर्तन होना, टैटू ग्राउंड के अंदर डिज्नीलैंड जैसा एक बड़ा अम्यूजमेंट का स्थल बनाना, जिससे आने वाले पर्यटक कम से कम 4-5 दिन वहाँ रुक सके और दावोस जैसी दुनिया भर की समिट के लिए गुलमर्ग की पहाड़ियों को सज्ज करना। ये 3 होने के बाद कश्मीर के अंदर एक आमूल चूर पूरा सोचने का डिस्कोर्स ही बदल जाएगा। आप मेरी बात याद रखना, जहाँ पर कभी पथराव की बात होती थी, इसकी जगह विकास की होगी, रोजगारी की होगी और एक प्रकार से ये सारा कश्मीर के अवाम के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत काम में आएगा। हमसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि विकास हो रहा है, हालात पूरे कंट्रोल में है, ज़ीरो हो गया जी, पथराव स्टोन पेल्टिंग अब नहीं है। ये बिल्कुल एक ग्राउंड विजिबिलिटी है जो सबके सामने है। लेकिन चुनाव भी एक ऐसा चीज़ है जिस पर सबकी नज़र है। देश भर के अंदर लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन का बिगुल बज गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जो नज़रें थी लोकसभा के साथ साथ शायद स्टेट असेंबली का भी हो, कब तक ये एक्सपेक्ट है पूरा प्रोसेस? देखिए, आप क्यों लोकसभा और विधानसभा को ही चुनाव मानते हो? 2019 में ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव हुए, 98% वोटिंग हुआ। पंचायतों के चुनाव हुए, 34,260 प्रतिनिधि चुनकर आए। दोनों चुनाव में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई, 90% करीब वोटिंग हुआ। लोकसभा के चुनाव अभी हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है कि सितंबर 31 के पहले विधानसभा के चुनाव समाप्त कर दिए जाए। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता। विधानसभा के चुनाव भी सितंबर के बाद पहले ही समाप्त करने होंगे, तो वो हो ही जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में वादे को सार्वजनिक किया है, मैंने भी पार्लियामेंट में वादे पर बल देकर कहा है। तो ये पत्थर पर लकीर है, मोदी का वादा पूरा होने के लिए होता है। तो इसमें आप जरा भी चिंता मत करिए, ये वादा समाप्त होगा और जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार लोकतंत्र की महक दिखेगी। एक बात है मगर उसमें कि ये लोकतंत्र
3 परिवारों का लोकतंत्र नहीं होगा, जम्मू कश्मीर की जनता का लोकतंत्र। जम्मू कश्मीर यानी एक अच्छी खबर जो आज आप जम्मू कश्मीर की जनता को दे रहे, जो शायद ये सुनना चाह रही थी कि अक्टूबर या नवंबर तक पूरी तरह से एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पर होगी और बदलाव के साथ बड़ी गवर्नमेंट होगी। जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनी हुई गवर्नमेंट होगी, मगर मैं आशा करता हूँ कि 3 परिवारवादी पार्टियों की गवर्नमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा के चुनाव सामने सामने थे और एक मेगा अनाउंसमेंट आपकी तरफ से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया गया जब आपने एसटी, एससी, ओबीसीज और ट्राइबल्स के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट की कि उनकी रिजर्वेशन होगी और फिर ये भी क्लियर कर दिया कि किसी का हक नहीं मारा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई, आज गृह मंत्री साहब उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के ओबीसी नामकरण कर सभी को सम्मान दिया है। पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन दिया है। अब विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। पंचायत नगर पालिका में भी ओबीसी आरक्षण दिया है। एससी, एसटी दोनों को हमने जगह दी है। गुर्जर बकरवाल का हक मारे बगैर पहाड़ी लोगों को अलग से 10% हमने रिजर्वेशन देने का काम किया है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के जो विस्थापित थे, पूर्वी पाकिस्तान के जो विस्थापित थे, वो सभी को समायोजित करने के लिए भी हमने बड़े मन से कानून बनाए हैं। सारे लोगों को मालूम है कि पहली बार ये अधिकार धारा 370 जाने के बाद ही मिले हैं। जी, आज तक गुर्जर बकरवालों को नहीं मिलता था, आज तक पहाड़ियों को नहीं मिलता था, आज तक ओबीसी को नहीं मिलता था। ये अधिकार वाल्मीकियों को भी नहीं मिलता था, दलित भाइयों को भी नहीं मिलता था। ये अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार ने दिए हैं और ये अधिकारों को हम नीचे तक परकोलेट करने के लिए कटिबद्ध है। और लोकसभा का नोटिफिकेशन आने के एक दिन पहले ही जो मेरा पार्लियामेंट में वादा था, मोदी जी ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाया था, इसकी वचन पालना हो चुकी है। वो नोटिफाइड भी हो चुके हैं और दोनों रिजर्वेशन अलग अलग है। फारूक साहब ने बहुत प्रयास किया कि कैसे इसमें झगड़ा लगाया जाए। महबूबा जी ने बहुत प्रयास किया कि कैसे इसमें झगड़ा लगाना, वो उनका काम है, इससे हमें कोई परहेज नहीं है। वो झगड़ा लगाना उनका काम है, वो करे, मगर अब जनता उनको जानती है। ये जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने ये तब किया जब बिल्कुल पास में इलेक्शन थे और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। जी भाई, हमने तो चुनाव पास है तब भी किया ना। 75 साल से आप थे, क्यों नहीं किया? मैं फारूक साहब को ये पूछना चाहता हूं। तीसरी पीढ़ी आ गई आपकी। हर गर्मी आप इंग्लैंड में बिताते हो और जम्मू कश्मीर की बात करते हो। जम्मू कश्मीर में जब टेररिज्म होता है यहां से भागकर इंग्लैंड चले जाते हो, जब शांति होती है यहां पर आकर पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट लेते हो। और आप बात कर रहे हो भाई 75 साल से आपने नहीं दिया। हमारे टाइमिंग पर क्या सवाल उठा रहे हो? ना महबूबा जी ने दिया है, ना फारूक साहब ने दिया है। उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं। उनके समय में जितने फेक एनकाउंटर हुए हैं ना, कभी नहीं हुए। ये 5 साल में 1-2 दुर्घटना छोड़कर फेक एनकाउंटर नहीं हुए हैं। ये 5 साल में फेक एनकाउंटर करने वालों पर हमने एफआईआर भी रजिस्टर्ड करी है। फारूक साहब को ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। बात हालात की चल रही है तो एक और मेजर डिसीजन जो हमने देखा कि इसी गवर्नमेंट ने लिया और ये बड़ा एग्रेसिव डिसीजन माना जाता है कि कुछ संगठनों पर पाबंदियां लगाना, बैन करना, उनके एसेट्स को सीज करवाने की बात हो रही है। लेकिन अब ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब इनके साथ डायलॉग भी हो सकता था, इनको बीच वाले हम डायलॉग कश्मीर के युवाओं के साथ करेंगे जिनके मूल पाकिस्तान में है। ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं करेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल। 40,000 लोगों की मृत्यु के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। हमने कुछ नहीं करे हैं। लगभग 12 ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है। कुल 36 इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया है और टेरर फाइनेंस की रीढ़ तोड़ने के लिए 22 से ज़्यादा केस रजिस्टर किए हैं। 150 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है। 90 प्रॉपर्टी को अटैच किया है और 134 बैंक अकाउंट को हमने फ्रीज कर दिया है। और मैं मानता हूं कि कश्मीर के जो 40,000 युवा मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस मारी गई, इसके लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल है। और महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब के शासन में वो चलता रहा।
इन्होंने आंख, क्योंकि ये इनके फायदे में था। अरे ये जो कश्मीर की जनता को डरा कर रखना और इसके आधार पर सियासत करना, वो उनके फायदे में था। ये जो एलजी साहब कह रहे हैं कि अमन को खरीदा जाता था और बाद में रखा जाता, हमने जी अमन को कायम किया, हमने शांति को प्रस्तापित किया है। शांति कभी खरीदी परचेज नहीं की जा सकती, बिल्कुल कॉस्ट देकर नहीं होती। हुर्रियत से कोई बात नहीं होगी, हुर्रियत की अब की कश्मीर में जगह नहीं है। जो बातचीत करना चाहता है उसने संविधान के दायरे में आना पड़ेगा। और मैं क्यों मेरे कश्मीर के युवाओं से बात न करूं, क्यों पाकिस्तान के एजेंट से बात करूं? हम नहीं करेंगे। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब हम प्लान की बात करते हैं, प्लान साइज़ की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा प्लान साइज़ आ रहा है, विकास की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं। और अक्रॉस द जब पीओके की हम बात करते हैं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोग सड़क पर आ रहे हैं, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन आपका एक बड़ा स्टेटमेंट था, ये पहले भी बीजेपी का एक बड़ा स्टैंड है कि एंटायर जम्मू कश्मीर हमारा है जी, पीओजे के हम लेकर रहेंगे। क्या हम ये माने कि अब नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन पीओजे के है? देखिए, आपका स्वाभाविक है प्रश्न पूछना, मगर आपको भी मालूम है कि इस तरह की बातें इंटरव्यू में नहीं की जाती है, ये करने की बातें होती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये फर्म मानना है और देश की पूरी संसद का मानना है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हकीकत है, ये हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि वहाँ के मुसलमान भाई भी हमारे हैं, वो भूमि भी हमारी है, पाकिस्तान ने हत्या दी। यानी अब नेक्स्ट टारगेट वो है कि हमने जी किसी भी तरीके से जो हर भारतीय का वो टारगेट है, हर कश्मीरी का वो टारगेट है, बिल्कुल, सिर्फ होम मिनिस्टर का नहीं। राइट सर। अब एक बड़ी चीज़ आपने भी बताई कि स्टोन पेल्टिंग कम हुई है, इंसिडेंट ज़ीरो के बराबर है, लेकिन अभी भी अक्रॉस द बॉर्डर कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके की कोशिशें करेंगे। तो उनके लिए आज गृह मंत्री साहब ऑन इस टीवी चैनल के ज़रिए से जम्मू कश्मीर की जनता को और अक्रॉस द बॉर्डर क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो स्पष्ट जम्मू कश्मीर की जनता से निवेदन है, घाटी की जनता से निवेदन है, हमारे यहाँ आतंक फैलाने की जो साजिश है इसमें हम हिस्सा न बने, इससे किसी का भला नहीं है। और जनता ने इसको स्वीकारा भी है। 2010 में लगभग 2564 पत्थरबाजी की घटना थी, 2023 में 0 हुई। कोई भी इतना बड़ा बदलाव जनता के सहयोग के बगैर आ नहीं सकता। वो अलग बात है, इसको हमने कठोरता से लिया है। पत्थरबाजी में जो लोग शामिल हैं उनको नौकरी से नाकाबिल कर दिया, जो शामिल हैं उनको नौकरी से निकाला भी है। परंतु सिर्फ इससे नहीं होता, जब जनता समर्थन करती है तभी होता है। और आतंकवाद भी धीरे धीरे उनकी अंतिम अवस्था में है। जो इकोसिस्टम था उसको हमने बहुत समाप्त कर दिया है। सारे इनके जो NGOs थे उस पर बैन लगाए हैं, हुर्रियत पर बैन लगाए हैं, जमात पर बैन लगाए हैं, और जो पाकिस्तान की इकोसिस्टम को यहाँ आवाज़ देते हैं उनको यहाँ बैन लगाकर हमने कश्मीर की जनता को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए खुला माहौल दिया है। और उसी का परिणाम है 2004 से 14 में लगभग 7000 टेररिस्ट घटनाएं हुई थी, 2014 से 24 में 2227 हुई, लगभग 70% की कमी आई है। कुल मृत्यु 2829 हुए थे और अब 915 हुए, तो उसमें भी 68% की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु 1770 थी, मतलब 1770 नागरिक मारे गए थे और 341 अब मारे गए, 81% की कमी आई है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु 1060 थी, इसकी जगह 574 हुई है, 46% की कमी आई है। और जो इस्लाम की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये नागरिकों की मृत्यु में 85% मुस्लिम भाई बहन मारे गए हैं। जो इस्लाम के नाम पर ये सब करते हैं जी, कश्मीरियत के नाम पर करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी ही मारा गया, ज़्यादातर कश्मीरी मुसलमान मारा गया। और कृपया इसको बंद करना चाहिए। और हमने आतंकवाद के महिमा मंडन पर भी बहुत कड़ाई से रोक दिया है। सरकारी नौकरियों से कुछ लोगों को निकाला है, इनकी भर्ती में बंद कर दिया। बार काउंसिल को भी
आतंकी समर्थकों से साफ किया है और रोजगार, पासपोर्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इस सब में टेररिज्म की घटना में हिस्सा नहीं लिया है, सर्टिफिकेट को कंपलसरी करा है। अब धीरे 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 कश्मीरी युवा रोजगार की ओर बढ़ रहा है। 5 साल से स्कूल बेरोक टोक चलते हैं। एक पहली बैच 7वीं कक्षा की अब 2 साल के बाद बाहर पड़ेगी, जो एक भी दिन की छुट्टी के बगैर, हड़ताल के बगैर 7 कक्षा पास कर हमारी बच्चियां हायर एजुकेशन में और टॉप मोस्ट एजुकेशन में आगे बढ़ेगी। हमारे बच्चे इंजीनियर होंगे। शिक्षा में पहले सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं था, अब 15 नर्सिंग कॉलेज थे। 500 MBBS की सीटें थी, आज 800 है। 367 PG की सीटें थी, आज 297 सीटें हमने बढ़ाई हैं। नर्सिंग की सीटें सिर्फ 220 थी जो एग्जिस्टिंग कॉलेज के साथ थी, अब 2000 नर्सिंग की स्कूलें करी है। विजयपुरम में नया एम्स बना है, अवंतीपुर में भी एम्स बन रहा है, IIT बना, IIM बना, निफ्ट बना। एक प्रकार से हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन के क्षेत्र में वहाँ पर जम्मू में आए हैं। अब जम्मू कश्मीर के बच्चे दुनिया भर में, देश भर में पढ़ने जाते थे, अब देश भर के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने आते हैं। एक बहुत एक बड़ा खुशनुमा माहौल हुआ है। लेकिन गृहमंत्री साहब, चूंकि पूरे देश को भी आप देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अलगाववाद एक तरफ से है, उग्रवाद एक तरफ से है, जिस पर पूरी नकेल कसी। ये टेरर फ्री कब हम देखेंगे? अब जीरो हो गया जी, पूरा देश शांति में है 100%। देखिए, सरकार अपना प्रयास कर रही है। मैं अभी भी घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूँ, ये मुगालते से बाहर निकल जाइए। ये पाकिस्तान का प्रोपोगंडा है, इससे बाहर निकल जाइए। पाकिस्तान में जिस प्रकार की भूख है, जिस प्रकार का अर्थतंत्र है, जिस प्रकार की महंगाई है, आज सभी पाकिस्तान वालों को भी कश्मीर स्वर्ग दिखता है और भारत के सभी लोग तो कश्मीर को स्वर्ग मानते हैं। हमारे युवा स्वर्ग को एंजॉय करें, विकास की प्रक्रिया से जुड़े, पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़े, हाथ में पत्थर न पकड़े, लैपटॉप पकड़े, सरकार के साथ अपनी समस्याओं का संवाद करें, इसका निराकरण करें। और देश भर में ढेर सारे माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ज़्यादा मुसलमान गुजरात में है। जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी से ज़्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी आबादी से ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। क्या हो रहा है? सब लोग खुश है भाई। ये भ्रांति फैलाई जा रही है और मैं कहता हूं कि कश्मीरियत को कोई बचाएगा तो मोदी ही बचाएगा। गृहमंत्री साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं और 10 तरह की चीज़ें माजी में हुई हैं, हिस्ट्री में हुई हैं, लेकिन जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं तो सीरियस एलिगेशंस भी लगती हैं, जिससे जो तालमेल होता है ग्राउंड पर वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। अब की बार किस तरीके से फर्म हैंड से इसको डील? मैं आपको बताता हूँ, आप कृपया, मेरे पास तो आंकड़े मौजूदा नहीं, मुझे याद नहीं है, परंतु आप तो जर्नलिस्ट हो, हर 10 साल के फेक एनकाउंटर के आंकड़े निकालिए। ये 10 साल में सबसे कम हुए, उंगली पर गिन पाएंगे। और 3 या 4 घटनाएं हुई है, चारों में हमने केस रजिस्टर किया है और सख्त हिदायत दी है। इसी के कारण ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। फारूक साहब को जवाब देना है। जब फेक एनकाउंटर आप दहशत करने के लिए आपके समय में होते थे, आप कुछ नहीं करते थे। हमने तो फेक एनकाउंटर रोकने के लिए कदम उठाए हैं, FIR रजिस्टर करी है, सेना के लोगों का ट्रांसफर्स किए हैं, हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ है, फिर भी एग्जाम्पल सेट्स किए हैं और इसी के कारण इसकी घटना कम हो गई। जब भी आप जम्मू कश्मीर आते हैं तो आपकी टॉप प्रायोरिटी रहती है कि जो शहीद हुए फौजी जवान हैं या पुलिस के जवान हैं, उनके घर वालों से मिलें, उनके सर पर हाथ रखें, उनको रिलीफ रिहेबिलिटेशन का हिस्सा बनाएं। किस तरीके से आप इस प्रोसेस को देख पा रहे हैं? क्या इससे वाकईतन एक मॉरल बूस्टिंग हो रही है सोसाइटी के अंदर भी? मॉरल बूस्टिंग हो रही है। मैं आज आपकी चैनल को बताना चाहता हूं, शहीद हुए जवान का एक भी परिवारजन को नौकरी देने का काम आज बाकी नहीं है। पहले 10-10 साल तक नहीं दिए जाते थे, एक भी बाकी नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ज़्यादातर मुसलमान है, सबको नौकरी मिल रही है। हर 3 महीना LG जम्मू कश्मीर नौकरी देने का काम करते हैं। जब भी मैं जाता हूं तब नौकरी दिया जाता है। अभी प्रधानमंत्री जी गए तब भी दिया गया, तो एक भी नौकरी बाकी नहीं है।
जो परिवार कश्मीर के लिए, देश के लिए अपना परिवारजन खो देता है, अपना व्यक्ति खो देता है, इसके परिवार की चिंता करना कश्मीर सरकार और भारत सरकार का जिम्मा है। अमित शाह साहब, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये भी है एक तरफ से, जब आप जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आप जनता के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने देखा कि जो ब्लड प्रूफ आपके लेफ़्ट राइट होता है उसको आप हटाते हैं। क्या आप ये पैगाम दे रहे हैं जवान को, आवाम को, कि ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है क्योंकि जितना सिक्योर मैं खड़ा हूँ उतने आप भी अपने घरों में हैं? देखिए, सुरक्षा के लिए अगर कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी उपयोग करता है, कांच रखता है, तो मैं इसकी निंदा नहीं करता। परंतु अगर मैं जम्मू कश्मीर की जनता को कहता हूं कि आप मोदी के शासन में सुरक्षित है, तो मुझे भी संदेश देना चाहिए। और ये संदेश गया है। जनता अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रही है। जनता अपने आप को अब विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने लगी है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो रहा है, हर एक चीज़ बेहतर हो रही है। जिस तरीके से आपने जब से हमने इंटरव्यू शुरू, आपने कहा कि किस तरीके से हमने स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ को ठीक किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो सोच थी वो बदल चुकी है। तो क्या ये वक्त आ गया है जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स अभी जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें वापस बैरक्स के अंदर लाया जाए और ज़्यादा फुटप्रिंट्स को कम करके एक नॉर्मल सी? निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप्स बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज़्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोर्थ फ्रंट पर वही रहती है। फोर्थ फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस जाती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोर्थ फ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस। तो क्या हम ये माने कि जब चुनाव के बाद दोबारा एक सरकार होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरबराही में, क्योंकि जिस तरीके के पूरे देश में अभी हलचल चल रही है, उसके बाद इस पर थोड़ा सा काम होगा, फुटप्रिंट्स को कम? ऑलरेडी काम आगे बढ़ चुका है। अच्छा, इनिशिएट हो गए हैं, इनिशिएट हो चुका है आज। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्थ फ्रंट पर है। पहले सीआरपीएफ और सेना होते थे, अब जम्मू कश्मीर पुलिस है। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है, जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी सरबराही में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन था और कुछ इलाकों के अंदर था, वहाँ पर हालात ठीक हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जरूर हम इस पर जरूर विचार करेंगे। इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी नॉर्मल स्थिति हो ही रही है और बहुत स्पीडीली इस पर विचार किया जाए, नजदीक के भविष्य में विचार किया जाए। ये जब हम 370 की बात कर रहे हैं, धारा 370 को ख़त्म होने की बात कर रहे हैं, टेररिज्म को ख़त्म होने की बात हो रही है, अब एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। इस नए दौर में आज गृह मंत्री साहब जम्मू कश्मीर के आवाम को और स्पेशली युवाओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ बना रहे हैं, वो आपके विकास के लिए। लाखों करोड़ रुपया मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लगभग 3000 मेगावाट की हाइड्रो पावर, जो बड़ा पोटेंशियल है, उसकी योजनाएं क्रियान्वित हो गई, निर्माणाधीन है। 22,000 करोड़ रुपया हमने इसको लगाया है। 9 किलोमीटर लंबा बनिहाल सुरंग का निर्माण, टनल का निर्माण हमने समाप्त कर दिया है। विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब पर तैयार हो चुका है। रेल नेटवर्क का विस्तार उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक से पहली बार घाटी तक पहुंच रहा है, जो टूरिस्ट को आकर्षित करेगा। जोजिला सुरंग और जैडमोर सुरंग ये पर्यटन व्यवस्था को बढ़ावा देगी। इसके साथ जम्मू के लिए एक सेमी रिंग रोड 58 किलोमीटर का बनाया है, जो जम्मू के इर्द गिर्द सारे यात्री स्थान है इसको कनेक्ट करेगा। अखनूर पुंछ सड़क भी अब निर्माणाधीन है। लगभग 3,400 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाए और 11,000 सर्किट किलोमीटर की नई HT लाइन और लो टेंशन लाइनें बिछाई गई हैं। होटल नए बन रहे हैं,
नई टैक्सियां को रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। एक विश्व स्तरीय टूरिज्म के लिए ढेर सारा काम हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि दल झील, गुलमर्ग की पहाड़ियाँ और अपना टैटू ग्राउंड को हमने सेना से वापस ले लिया है। अब ये जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार के पास है। वहाँ विश्व स्तरीय एम्यूजमेंट पार्क बनने जा रहा है, जहाँ कम से कम एक बार घुसोगे तो 4 दिन रहना पड़ेगा बच्चों को लेकर। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं। और जम्मू कश्मीर के पास खीर भवानी का मंदिर है, शंकराचार्य है, हजरत बाल है, ढेर सारे आकर्षण के केंद्र ऑलरेडी है। इस सबको एक्सप्लोर कर कर हम एक टूरिज्म का नया इकोसिस्टम बना रहे हैं। आज पश्मीना को जीटैग मिल गया है, कश्मीर के केसर को मिल गया है, कश्मीर की सेबों की नबी जातों को इंट्रोड्यूस किया गया है। सेब को ज़्यादा रेट मिले, दिल्ली तक आना ही न पड़े, इस तरह की फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में, जम्मू और श्रीनगर में प्रस्तापित हो रही है। पाइपलाइन में लगभग मई जून तक इसका ओपनिंग हो जाएगा। वहीं से दुनिया भर में सेब का जूस जाएगा। ये सारी चीज़ें तभी संभव है कि जब एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ कोई इसको आगे बढ़ाए, और मोदी जी ये काम कर रहे हैं। जी सर, 2024 के चुनाव हमारे सामने हैं और हम देख रहे हैं कि एनडीए अलायंस के साथ मिलना और नए नए पार्टनर्स के साथ भी चुनाव लड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में क्या अकेले बीजेपी मैदान में है या लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर चुनाव में जाएगी? देखिए, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तो हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। कश्मीर में अभी हमारे जम्मू कश्मीर यूनिट ने निर्णय नहीं किया है, हम हालात देखकर निर्णय करेंगे। परंतु मैं कश्मीर के, श्रीनगर की जनता को जरूर कहना चाहता हूँ कि परिवारवादी पार्टियाँ जिन्होंने एक प्रकार से प्रच्छिन्न रूप से टेररिज्म को चलने दिया, आप उसमें से बाहर आइए। जो जमहूरियत का समर्थन करते हैं, जो विकास का समर्थन करते हैं, जो भारत के एजेंडा का समर्थन करते हैं, जो टेररिज्म के खिलाफ है, ऐसी पार्टियों को ढूंढिए, चुनिए और एक नए जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भविष्य का आगाज करना चाहिए। गृहमंत्री साहब, आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये कहा था कि एक नई लीडरशिप आ रही है आपके सामने और ये जो पुरानी लीडरशिप है अब आपको देखना होगा कि इनके पास कोई नहीं जाएगा। क्या वो लीडरशिप इमर्ज हो पाई है अभी तक? देखिए, लीडरशिप इमर्ज होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको जनता का आशीर्वाद चाहिए। और जिस प्रकार का माहौल है, मैं समझता हूं कि घाटी की जनता इस बार नई लीडरशिप को आशीर्वाद देगी। नई लीडरशिप को भी आशीर्वाद आप दे रहे हैं, लेकिन ज़रा आप अक्रॉस द बॉर्डर चलते हैं, पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने टेक ओवर वहाँ किया एज अ प्राइम मिनिस्टर के, और फिर वही राग जम्मू कश्मीर के हवाले से यूएन में भी और अपने वहाँ भी लगाया एक तरफ से। दूसरी तरफ से ये पहल भी की कि हम बातचीत के ज़रिए से भी भारत के साथ चलना चाहते हैं कि भारत जी एक बहुत बड़ा देश है। अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को हम देखें? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये कह रहा हूँ कि अब भारत की संसद की आवाज़ सुनिए, पाकिस्तान की आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है जी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का भविष्य भारत के साथ जुड़ा है और हमारे बच्चों ने भारत की संसद की आवाज़ सुननी चाहिए। उनको जवाब देने वाले देंगे। शहबाज शरीफ साहब के इस स्टेटमेंट्स को हम कैसे देखें, जो अक्रॉस यूएन में एक है और अपने आते आते कहने जनाब हम तो भारत के साथ दोस्ती चाहें, क्या कोई ऐसा? देखिए, भारत के साथ दोस्ती करने का सबसे पहला कदम यह है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में जो भारत के हिस्सों के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं, वो सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहिए और मेरी शुभकामनाएं उनको अगर कंट्रोल करते हैं। एक आखिरी मैसेज जो आप युवाओं को देना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहेंगे, क्योंकि वो कीनली आपको वॉच कर रहे होंगे इस वक्त। अब देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ, पूरा देश मोदी पर भरोसा कर रहा है। आप भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करिए। प्रधानमंत्री के जहन में और प्रधानमंत्री के लैपटॉप में जम्मू कश्मीर के विकास का पूरा विजन भी है और रोड मैप भी है। वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के युवा हाथ में पत्थर पकड़े। इनकी इच्छा है लैपटॉप लेकर उच्च शिक्षा को प्राप्त कर नए उद्योगों के दिशा में नए स्टार्टअप बनाकर जम्मू कश्मीर के युवा आगे बढ़े। हमारी हस्तकला, हमारा केसर, हमारा पश्मीना, हमारा सेब पूरी दुनिया में उसको उचित दाम मिले और जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिले। जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
विश्व भर के टूरिस्टों के लिए जम्मू कश्मीर एक आकर्षक जगह बने, जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी से पूर्णतया मुक्त हो और कश्मीरियत मजबूत हो। ये हमारा ये लक्ष्य बड़ा है। मैसेज है कि कश्मीरियत मजबूत, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता ये सुनिए, एक चीज़ जो अभी भी मुझे लग रहा है कि वहाँ पर है, एक डर जैसा कि जनाब हमारी लैंड, जॉब, सिक्योरिटी का जो लग रहा है कि ज़ारा जो होना था हो गया, क्या गया है बताइए? फारूक साहब को हिसाब देना चाहिए। क्योंकि लगातार वो अपनी नहीं, तकरीरों में मगर कह रहे हैं 5 उसकी साल वजह से। ओहो भैया 5 साल तो हो गए ना। फारूक साहब हिसाब किताब दें, कितने लोग बाहर से आ गए, कितनों लोगों को लैंड चला गया। ये हुआ खड़ा कर रखा है अपने भ्रष्टाचार और विलासी जीवन के लिए। कुछ नहीं होने वाला है। एक एश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपने भी दी थी कि जितने भी भ्रष्टाचारी है, चाहे वो टॉप पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, एक शिकंजा दिया जाएगा, एक लाइन खींची जाएगी और उन्हें इस रेड लाइन को पार करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अभी तक भी वैसा जो बड़े नाम सब पर एफआईआर हुआ है, सब पर केस चल रहे हैं। हम लोकतांत्रिक देश में किसी का गिरेबान पकड़कर उसको सजा नहीं दे सकते। प्रोसेस होता है, सबके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में केस चल ही रहे हैं और इसीलिए तो डरे हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए? अच्छा, ये 3 पीढ़ी का बेर भुलाकर क्यों इकट्ठा हो रहे बताइए आप? अच्छा, ये अलायंस इसीलिए है कि भाई ये साहब भ्रष्टाचार से अपने केसों से बचने के लिए अलायंस है। गृहमंत्री साहब, आज ज़रूर जम्मू कश्मीर की जनता ये सुनना चाहेंगी कि आपने कहा था कि मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। नहीं, मैंने कहा ही है, जम्मू कश्मीर के चुनाव होने के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली करेगी और हम जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के रास्ते में रोड़ा नहीं बनेंगे। मैंने फ्लोर पर कहा, आज आपके टीवी पर भी कह रहा हूँ, इसमें हमें कोई आपत्ति यानी 2024 में जम्मू कश्मीर देखिए, आप 24-25 छोड़ दीजिए, हम जल्द से जल्द करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गृहमंत्री साहब ज्वाइन करने के लिए। आज की विशेष बातचीत यहाँ पर हम रोक रहे हैं क्योंकि और भी चीज़ें हैं जिन पर और बात होगी आगे, लेकिन फ़िलहाल यही बात कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और इंतहा पसंदी की जो लाइन थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा तब्दीली देखने को मिलेगी, क्योंकि आज गृहमंत्री ने दोबारा इस बात को कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो लैपटॉप है उसमें जो विज़न है वो कामयाबी का विज़न है, सीधा विज़न है और साफ विज़न है। फ़िलहाल मेरे साथ बस इतना ही।